Hello students, welcome back in my teaching class. Subject Biology, NCERT syllabus, Standard 12th, Chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Now, today I am teaching you the RNA world. Okay, and we find out that the DNA and RNA both are the genetic materials. And DNA is genetic material in the eukaryotic cells organisms, and RNA is the genetic material in the prokaryotic and the one cellular eukaryotic bacteria. In bacteria, it is occurs as a genetic material. And DNA do replication, and it's occurs the mRNA, and mRNA do transmission, and it's occurs the translations, and then it occurs the protein synthesis. Like this process complete, and when mitosis and meiosis divisions occurs by their division, cell division, and perform the DNA and RNA both their role as a replication, translation and transcription. Okay, now today let's we start the RNA world. आरएनए मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक, तो उनके अंदर या वायरस के अंदर जो होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल का वर्क करता है. बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं, उनमें आरएनए जो होता है वही जेनेटिक मटेरियल का परफॉर्म करता है. लेकिन जब यूकैरियोटिक सेल होती है तो उसमें आरएनए जो होता है वह ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का फंक्शन करता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है. और उस प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ही सेल का डिवीज़न होता है, जो माइटोसिस डिवीज़न होता है, 1 सेल टू 2 to 4 मल्टीप्लिकेशन, वो ओकर्स होता है ओनली आरएनए सिंथेसिस के बाद. तो इस तरह से आरएनए जो होता है वह भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स है. आज उसी के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर फोरगोइंग जो हमने डिस्कशन किया था कि उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन आया था कि क्या ये जेनेटिक मटेरियल कौन सा है. तो ये बात मैंने आपको अभी क्लियर कर दी थी कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल किस में होता है और आरएनए का क्या परफॉर्मेंस होता है. तो फर्स्ट तो इसको जेनेटिक मटेरियल माना गया था, लेकिन बाद में बहुत सारे प्रोसेस हुए जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन और स्प्लिटिंग, ये सारी जो थी रिसर्च की गई इन प्रोसेस के अंदर, जिसमें आरएनए जो था मटेरियल जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर तो माना गया प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है, और प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल माना गया जो डीएनए को परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस करके. तो इस तरह का यहाँ पे आरएनए का फंक्शन होता है. अब आता है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो है ये डीएनए था, ठीक है. डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया, फिर यहाँ पे इसने क्या किया रिप्लिकेशन, और रिप्लिकेशन से क्या बना था एमआरएनए, फिर एमआरएनए क्या किया ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना था यहाँ पे इसने प्रोटीन सिंथेसिस किया, ठीक है, राइबोसोम जो था उससे, और यहाँ पे हो गया इसका ये ट्रांसक्रिप्शन. रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 प्रोसेस के अंदर जो होता है यहाँ पे डीएनए जो होता है अपना पूरा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना करके, और एक डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में ओकर्स होते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट प्रोसेस बताया था रिप्लिकेशन. तो व्हाट इज रिप्लिकेशन? रिप्लिकेशन जो होता है इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए जो होता है वह जो होता है अगर यहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 1 सेल 2 के अंदर डिवाइड हो गई, ठीक है. और अगर मियोसिस हुआ तो भी यहाँ पर 2 पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं हाफ क्रोमोसोम, तो वो भी यहाँ पर आएंगे. तो वह होता है इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मैंने बताया था डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है ये इस तरह का, यहाँ पे 1 और 2, ये 2 होते हैं, जिसके अंदर एक जो होता है वह पेरेंट का होता है और दूसरा जो होता है वह ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर मियोसिस डिवीज़न के अंदर आया तो वह उसकी ओन कॉपी होती है जो खुद बनाता है. जो पेरेंटल कॉपी जो होती है वो उसके इनहेरिटेंस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ओन कॉपी जो होती है वह इसमें वेरिएशंस लाती है. तो यहाँ पर देखिए इसका डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर दिया है इसमें रिप्लिकेशंस को बताया गया है. व्हाट इज रिप्लिकेशन? जो ओरिजिनल कॉपी होती है कि यहाँ पे डीएनए आ गया, ठीक है. अब इसमें इसके अंदर रिप्लिकेशन जब होगा तब यहाँ पे ये डीएनए अपनी खुद की तो कॉपी बनाएगा एक, लेकिन यहाँ पर एक न्यू कॉपी को भी फॉर्म कर देगा. तो यहाँ पे देखिए इसने धीरे धीरे यहाँ पर रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है. इसकी शुगर जो है गुआनिन, साइटोसिन, एडिसिन और थाइमिन, तो यहाँ पर इन्होंने मिलकर के यहाँ पे परफॉर्म किया. इसमें रिप्लिकेशंस मीन्स यहाँ से ये देखिए जो भी रेड था ये डीएनए का क्या था इसका ओन स्ट्रक्चर, और इसने वापस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के लिए देखिए ये वाला ओन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर ये डबल के अंदर इसकी स्ट्रेंथ जो थी ये वाली जा कर के इधर डिवाइड हुई, और इधर इसने अपनी एक खुद की और एक दूसरी
एक तो यहाँ पे जो इसकी कॉपी आई थी वह सेम कॉपी हो गई, और दूसरी इसने अपने जो ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट की हुई है वो यहाँ पर इसकी एक न्यू कॉपी इसने बना दी। तो यह प्रोसेस कहलाता है रिप्लिकेशन, जिसमें डीएनए जो होता है वह डिवाइड होकर के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर एक तो पहले वाली सेल का ही वह पेरेंटल सेल जो होती है उसी की कॉपी लेता है, और दूसरी अपनी खुद की एक नई कॉपी बना करके इस तरह से ये डिवाइड होता है कि यहाँ पर ये डीएनए था, फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फिर से बना करके अपनी एक खुद की कॉपी बना दी, और एक पहले से इसके अंदर उस सेल की आई थी। तो यह कहलाता है प्रोसेस रिप्लिकेशंस। और यह प्रोसेस होता है, यह वॉटसन एंड क्रिक्स ने इसमें अपनी स्कीम के अंदर फटाफट बता दिया था कि डीएनए जो होता है वह रिप्लिकेट करता है जब डीएनए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हुआ था। और इसमें यह बात जो होता है वॉटसन एंड क्रिक ने जो था यह भी बताया कि यह जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसके अंदर मैकेनिज्म्स जो रिएक्शंस होती है उससे होता है। तो इस तरह से उनकी जो स्कीम थी इसके अंदर इसे 2 स्ट्रैंड सेपरेशन और टेम्परेट सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसकी एक थियोरी रखी थी। यह कहलाता है डीएनए का रिप्लिकेशंस। और यह जो होता है एक पेरेंटल होता है, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है, और यह प्रोसेस जो होता है यह स्कीम टर्म हो जाती है सेमी कन्वेक्शंस में, और यही कहलाती है डीएनए रिप्लिकेशन, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से एक्सप्लेन की थी। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए डीएनए क्या होता है कि वह जब डिवाइड होता है डीएनए तो उसमें डिविजन्स के टाइम एक कॉपी तो इसकी खुद की पेरेंटल की होती है और एक अपनी खुद की बनानी स्टार्ट करता है। तो इस तरह से इसका डिवीज़न स्टार्ट होता है और यह कहलाता है रिप्लिकेशन। अब रिप्लिकेशन के को प्रूव करने के लिए यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर दिया उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। इसके अंदर एक बैक्टीरिया है एस्केरिया बैक्टीरिया, उसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिया गया, और उसको यहाँ पर फर्स्ट किस तरह से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था मैथ्यू वेल्सन और फ्रैंकलिन 2 साइंटिस्ट ने। और यह एक्सपेरिमेंट हुआ था 1958 के अंदर, जिसमें उन्होंने क्या परफॉर्म किया था कि डीएनए जो होता है वह एक हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह से बनाता है, और इसके अंदर हेलिक्स स्ट्रक्चर में उन्होंने ये फाइंड किया था कि यह हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर पहले रिप्लिकेशन हुआ था, और इस रिप्लिकेशंस के अंदर इन्होंने 2 साइंटिस्ट जो थे मैथ्यू मेल्सन एंड फ्रैंकलिन, इन्होंने अपनी थियोरी दी थी, और वह हुआ था 1958 के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट थियरिज्म था वह यह रखा था कि इसमें लिया था इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया, और उसको कौन से मीडियम में रखा था, यह नाइट्रोजन का एक आइसोटोप मीडियम है अमोनियम क्लोराइड 15, ठीक है, इसके ऊपर लिखा है 15, इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। यहाँ पे ये मीडियम है और यहाँ पे ये ई कोलाई, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन 15 का जो नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड जो है जिसके अंदर नाइट्रोजन आइसोटोप के रूप में वर्क कर रहा है, ये N15 जो है ये आइसोटोप है नाइट्रोजन का। तो इसके अंदर रिजल्ट क्या मिला कि उन्हें यहाँ पे दोनों को मिक्स करने पे जब उन्हें यहाँ पे रिजल्ट मिला तो उन्हें एक सिंथेसिस डीएनए इसका मिला कि यह तो नाइट्रोजन का यहाँ पे आ गया इसके अंदर और ये ई कोलाई का। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश हो गया कि नॉर्मल डीएनए जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। आपके फिजिक्स में एक इस तरह की जैसे टेस्ट ट्यूब है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जिसके अंदर नीचे जो होता है वहाँ पर जो होती है डस्ट पार्टिकल हैवी पार्टिकल बैठ जाते हैं और ऊपर लाइट पार्टिकल। तो इस तरह के प्रोसेस से इन्होंने डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन जो था वो सीजियम क्लोराइड के अंदर भी उन्होंने जो डेंसिटी ग्रेडिएंट जो होता है उसकी अकॉर्डिंग नाइट्रोजन को रख करके बेस रख करके और किया था। नाइट्रोजन यहाँ पर आइसोटोप बताया है लेकिन ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट निकला था कि यहाँ पे जो इस मीडियम के अंदर जो सेल थी वह नॉर्मल सेल अमोनियम क्लोराइड की, वह ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए से जाकर के इसने डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लिया। फिर बहुत सारे इस सैंपल से सेपरेशंस करके उनको इंडिपेंडेंटली सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट के अंदर भी उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डाला गया। और देखिए ये यहाँ पे जो डायग्राम से शो किया है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये देखिए ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया है यहाँ पे उसके डीएनए स्ट्रैंड और यहाँ पे लिया गया है नाइट्रोजन आइसोटोप, इन दोनों को मिक्सअप किया गया, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स में। यहाँ पे मिक्सअप करने के बाद 20 मिनट के बाद जो रिजल्ट आया उसमें देखिए ग्रीन वाली जो दिख रही है आपको स्ट्रैंड ये आइसोटोप नाइट्रोजन की है और जो रेड वाली है कोलाई बैक्टीरिया की। तो इसने अब यहाँ पे इसके साथ में मिलकर के अपनी स्ट्रेंस बनानी स्टार्ट कर दी थी, एक स्ट्रेन इसकी ई कोलाई की और दूसरी नाइट्रोजन की। 20 मिनट के बाद में इसका ये रिजल्ट आया ये जनरेशन 1 में। फिर से इसके अंदर जो था यहाँ पर इस बार जो नाइट्रोजन जो था आइसोटोप भी
और जो सिंपल नाइट्रोजन था इसके आइसोटोप 14 और 15 दोनों का हाइब्रिड यहाँ पर फिर से कराया गया इसके साथ में। तो इसका यहाँ पर 40 मिनट के बाद में रिजल्ट देखा गया। तो जिसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों जो थे, जो पहले ये जो नाइट्रोजन लिया था इसके रिजल्ट से मिले थे, और ये दोनों जो थे यहाँ पर इसकी फर्स्ट जनरेशन के रिजल्ट से मिले थे। ये दोनों पेरेंटल रिजल्ट से मिले थे। जो नाइट्रोजन आइसोटोप लिया गया था सेम उसकी कॉपी वाले यहाँ पे डीएनए हेलिक्स मिले, और यहाँ पे जो ये दोनों मिले ये वाले जनरेशन 1 के अंदर जो एक नाइट्रोजन का आया था और एक बैक्टीरिया उसके रिकॉम्बिनेशन से मिले। तो यहाँ पे जो 14 एंड डीएनए है वह आइसोटोप और 15 एंड डीएनए टू टाइप्स के आइसोटोप्स की यह कॉपी मिली। इस तरह से डीएनए का सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेशंस करके मेल्सन एंड स्टेनलेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि डीएनए जो होता है वह अपनी हेलिक्स कॉपी बनाता है, और यह प्रोसेस कहलाता है रिप्लिकेशंस, जिसके अंदर 40 मिनट्स के अंदर जो होता है इसके रिजल्ट जो थे वह शो हो गए। और यह हाइब्रिड कराया गया डीएनए के, जिसके अंदर एक लाइट स्ट्रेन होता है और एक डार्क स्ट्रेन होता है, और अगर 80 मिनट तक यह प्रोसेस करे तो उसके वेरिएशंस रिजल्ट मिल सकते हैं, जिससे प्रूव हो गया कि डीएनए जो होता है वह रिप्लिकेशंस करके अपनी ओन कॉपी भी बनाता है, एक पेरेंटल कॉपी बनाता है, और यह रिप्लिकेशन प्रोसेस ही आगे जो होता है इसके डिवीज़न को यहाँ पर ऑकर्स करता है। अब इसके अंदर रिप्लिकेशन जो होता है इसमें कुछ मशीनरीज और एंजाइम्स भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले एक फोक लाइक स्ट्रक्चर जो है इससे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे देखिए ये फोक लाइक स्ट्रक्चर जो है डीएनए का ये दिया हुआ है। डीएनए हेलिक्स कैसा होता है ये वाला, इसके अंदर ये जो ब्लू वाली कॉपी की गई है, यह ब्लू वाली लाइन जो दी है यह है डीएनए का खुद का ओन पेरेंटल। तो यह किस तरह से डिवाइड होता है, इसमें आइसोमरेज होते हैं, कुछ डीएनए के यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, जो यहाँ पर वो एंजाइम्स होते हैं इस रिएक्शंस को ओकर्स करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको इंडिकेट करते हैं। तो अपन डीएनए की हेलिक्स जो लेते हैं वहाँ पे 5 to 3 इंच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से 3 इंच तक इसने ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया। फिर यहाँ पर इसकी पेरेंटल कॉपी तो ये है ब्लू वाली। अब इसने दूसरी अपनी ओन कॉपी जो बनाई, तो यहाँ से जो डिवाइड हुआ ये, तो इसमें डबल है, इसका यहाँ पे ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या था, खुद का था। फिर यहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ तो यह खुद का इसने अपनी ओन कॉपी बनाई। तो पहले वाली थी 3 इंच, तो यहाँ से जब इसका रिप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे 5 इंच तक इसकी खुद की कॉपी, और 5 to 3 इंच पर यहाँ पर इसकी जो थी यहाँ पे रिप्लिकेशन कॉपी हो गई। और यहाँ से भी देखिए ये वाली जो दूसरी लेफ्ट वाली साइड थी ये भी रिप्लिकेशन होकर के यहाँ पे 5 to 3 इंच, और इसकी जो दूसरी कॉपी बनी वो 3 to 5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पर इसने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बनाया है, इसके अंदर जो सेल की डीएनए की जो एस फेस होती है अपने इसमें सेल डिविजन्स के अंदर, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड क्रोमोसोम एनोमली नाम का एंजाइम जो होता है वह सीक्रेट होता है, जो इस प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको थियोरेटिकल बता देती हूँ कि डीएनए जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम से। ये एंजाइम जो होता है इसके यहाँ डीएनए को एक डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड्स जो था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स इसका कंप्लीट नेम है। उसके अंदर इसमें पॉलीमरेज जो होता है वह एंजाइम जो होता है इसको हाईली इफिशिएंट करके इसके अंदर पॉलीमराइजेशन से एक लार्ज नंबर के न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए ऑकर्स करता है, जो उसके रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। और ई कोलाई जो है उसके अंदर 4.6 10⁻⁶ बायो बेस पेयर की जो होती है ह्यूमन के अंदर यहाँ पर डिप्लीकेशंस करके इतनी की यहाँ पर वो स्ट्रैंड बनती है डीएनए की। और यह कंप्लीट प्रोसेस जो होता है रिप्लिकेशन का विथिन 18 मिनट के अंदर होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसके अंदर पॉलीमराइजेशन जो होता है, ये एंजाइम जो होता है इस रिएक्शंस को आगे करता है, इसको फास्ट करता है, और फर्दर इसके अंदर एनर्जेटिक रिप्लिकेशन प्रोसेस को यहाँ पर ओकर्स करता है। इस तरह से ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स और ट्राइफॉस्फेट्स जो होते हैं यह प्रोसेस इसके अंदर सब्ट्रैक्ट्स होकर के इस तरह से डिवीज़न के लिए ये एंजाइम्स जो होते हैं ये कैटलिस्ट रिएक्शंस करके इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पर हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है वो ट्राइफॉस्फेट बनता है।
इस तरह से ये एटीपी के केस में होता है कि जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है तब भी यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट जो होता है इन्वॉल्व होता है, और ह्यूमन के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसके अंदर भी, और जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर भी। इस तरह से मैंने आपको एक रिप्लिकेशन अभी फोक बताया था जिसमें कंटिन्यू 5 to 3 इंच तक वह गया था, और रिप्लिकेशन फोक्स के अंदर इसने अपनी रिप्लिकेशन कॉपी बनाई थी टेम्परेट, जो 3 to 5 के अंदर पोलराइज हुई थी, और यह कंटिन्यूअस होता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यह डीएनए हेलिक्स है, यहाँ पे इसकी ओन कॉपी है 5 to 3 इंच, और यहाँ पे 3 to 5 इंच इसने अपनी यहाँ पे दूसरी कॉपी बना दी। तो इस तरह से यह फोक लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि किस एंजाइम कैटेलाइज से ही यहाँ पर ये ओकर्स होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीएनए जो रिप्लिकेशंस होता है वह ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर एक डेफिनेट रीजन से होता है, और यह ओरिजिन जो होता है वही रिप्लिकेशंस प्रोसेस को ओकर्स करता है, और जिसके लिए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं वह रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो इसकी रिएक्शंस को जो होता है आगे बढ़ाते हैं और इसको यहाँ पे मेंटेन रखते हैं इसके इस प्रोसेस को। और इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको पॉलीपेप्टाइड क्रोमोसोमल इसका जो एरोमेटिकल रिजल्ट मिलता है इसके अंदर, यह मैंने प्रोसेस आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि रिप्लिकेशन फोक्स जो होता है इसके अंदर मैकेनिज्म और कैटेलाइज रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल ओके स्टूडेंट्स। तो ये रिप्लिकेशन प्रोसेस आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है।